गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है बाबू? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले क्या पढ़ाए थे बाबू? इसके पहले पढ़ाए थे बाबू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए क्रिटिकल एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium इज 90 डिग्री। कहता है कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच एंगल जो होता है बाबू कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है बाबू? इट इज डिनोटेड बाय सी। क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं। तो देखिए बाबू होता क्या है क्रिटिकल एंगल? तो हम क्या बोले? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए बाबू? 90 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए बाबू क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये आपका नॉर्मल हुआ बाबू, ये आपका मीडियम हुआ और ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये जो एंगल हुआ बाबू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? आई। तो अगर एंगल ऑफ देखिए बाबू अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रेडियो मीडियम को टच करते हुए क्रॉस करता है, इट पासेज थ्रू द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, अगर देखिए अगर ये दोनों के बीच अगर क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाए, कितना डिग्री का बाबू? 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये जो रे होता है ये रिफ्रैक्टेड रे होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे। इससे हम ग्रेजिंग क्या कहते हैं? इमर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या नाम दिया गया बाबू? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये जो रे होता है ये इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे होता है। कौन सा रे होता है बाबू? इंसिडेंस रे होता है। तो अब बताइए ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है?
A refracted ray touches the surface of rarer medium. Surface of rarer medium is known as ग्रेजिंग इमर्जेंस. क्या कहलाएगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस कहलाएगा. ठीक है, क्या कहलाएगा बाबू? ग्रेजिंग इमर्जेंस. और ये जो एंगल होगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा. कौन सा एंगल होगा बाबू? रिफ्रैक्टेड एंगल होगा. कोई दिक्कत? चलिए, तो देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल. इस देखिए इस लाइट को जाना चाहिए था कैसे? ऐसे क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन क्रॉस कैसे किया? ऐसे. इसमें बताते हैं बाबू, ध्यान दीजिए. देखिए साइन सी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेरर मीडियम हो गया. अब साइन सी इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास. डेंसर क्या होता है? ग्लास होता है. रेरर में क्या होता है बाबू? एयर होता है. क्या होता है? एयर होता है. तो इसे हम लिखते क्या हैं? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी ए लिखते हैं. क्या लिखते हैं? जी ए. या वाटर भी होता है. क्या होता है? वाटर भी होता है. तो डब्ल्यू और ए लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? डब्ल्यू और ए लिखा जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अब इसमें बाबू केस 1 में लिखिए. केस 1 में क्या होता है? सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? अगर मीडियम, इफ मीडियम क्या होना चाहिए? अगर ग्लास होना चाहिए. अगर मीडियम ग्लास है बाबू या एयर है, अगर आपका मीडियम क्या है? ग्लास या एयर है. तो अगर मीडियम आपका ग्लास या एयर है तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? साइन सी 1 अपॉन जी ए हो जाएगा. और 1 अपॉन इसका क्या होता है? 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 3. तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 अपॉन 3 हो जाएगा. और साइन इनवर्स 2 अपॉन 3 क्या दे देगा बाबू? इसका जो ग्लास है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना होगा. विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है. 42 डिग्री. तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इक्वल टू कितना? 42 डिग्री. केस 2 में देखिए मीडियम में अगर आप क्या लोगे बाबू? अगर आपका वाटर और एयर है, मीडियम क्या है? वाटर और एयर. वाटर और एयर है बाबू. अगर मीडियम आपका वाटर एयर है तो क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डब्ल्यू ए हो जाएगा. और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 अपॉन 3 होता है इक्वल टू 3 अपॉन 4. तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 अपॉन 4 हो जाएगा. और ये अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू दे देगा बाबू? ये 49 डिग्री. इसी को 50 डिग्री के आसपास ले लेते हैं. 49 पॉइंट समथिंग होता है. मान लो कि 5 होता है तो इसको हम 50 के आसपास 50 डिग्री ले लेते हैं. केस 3 में देखिए बाबू, अगर आपका मीडियम
डायमंड और एयर है, क्या है, डायमंड और एयर, तो साइन सी क्या हो जाएगा, 1/DA हो जाएगा। और डायमंड का क्या होता है बाबू, 1/2.4, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर लिख देते हैं, C इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2.4 और इसका हो जाएगा 25 डिग्री। तो डायमंड का कितना हो जाता है, क्रिटिकल एंगल 2.5 डिग्री। तो क्या देखे बाबू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। देखिए बाबू मान लीजिए कि ये आपका मीडियम है, देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये आपका मान लीजिए कि नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल है, क्या है, ये आप नॉर्मल ड्रॉ किए, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है बाबू। मान लीजिए लाइट को गोज जाना चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन आपका लाइट कौन सा पाथ को फॉलो करेगा बाबू, इस पाथ को फॉलो करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ये हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल आई ये हो जाएगा, नॉर्मल के साथ बनता है रिफ्रैक्टेड रे। अब बताइए ये आपका होना चाहिए था। अब सेकंड केस में बाबू अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराएंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कराएंगे बाबू, इंक्रीज कराते हैं, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा दिए। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराएंगे तो पाथ क्या होता है, डेंसर टू रेयर, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप डेंसर से रेयर में जाते हो तो नॉर्मल से क्या जाता है, दूर जाता है। तो आपका लाइट को का ओरिजिनल पाथ आपका क्या था, ये था, लेकिन लाइट आपका जाएगा कहाँ, ध्यान दीजिए लाइट इस पाथ को फॉलो कर जाएगा। ध्यान दीजिए इसके साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री। यहां भी क्या हो गया, अब थर्ड केस में बाबू ध्यान दीजिए, इस केस में भी आई क्या है, लेस देन आर है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। इस केस में भी आई लेस देन आर है, रिफ्रैक्शन होगा। अब ध्यान दो बाबू थर्ड केस में, मान लीजिए कि हमको क्या बताना है, ये आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं मीडियम के। अब बताओ बाबू अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करा दिए, क्या करा दिए, और इंक्रीज करा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा बाबू, तो लाइट को जाना चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन लाइट आपका इसी पाथ पर आ जाता है और इसके ये आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये आपका, ये देखिए ये आपका मीडियम को टच करते हुए रे जा रही है, रे टचेज द रेयर मीडियम और नॉन एज ग्रेजिंग इमरजेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। और इस केस में आई क्या हो जाता है बाबू, सी के इक्वल होता है और क्रिटिकल एंगल होता है, क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई अगर सी इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर आई सी के इक्वल हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यानी अगर रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बने, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर 90 डिग्री और नोन एज क्रिटिकल एंगल। अगर रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब कौन सा फैक्टर है जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करता है बाबू, फैक्टर अफेक्टिंग
द क्रिटिकल एंगल। तो हेडलाइंस डालिए बाबू। फैक्टर्स affecting the क्रिटिकल एंगल। कौन सा फैक्टर है जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करता है? फर्स्ट जो होता है बाबू वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, क्रिटिकल एंगल डिक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड में किसके ऊपर डिपेंड करता है बाबू? टेम्परेचर के ऊपर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाबू तो जो डेंसर मीडियम है वो क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्या कि पार्टिकल्स में क्या हो गए? पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या करेगा? या वाइब्रेटिंग मोशन जो होगा पार्टिकल्स का वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? या वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में आपका जो पार्टिकल्स जो क्या थे? नीदर थे, वो अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो आपका जो डेंसर मीडियम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? देखो यहाँ पे क्या था? डेंसर मीडियम था। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो पार्टिकल्स क्या किए? वाइब्रेट किए। तो वाइब्रेशन के कारण क्या हो जाएगा? ये दोनों दूर हो जाएंगे। और जब दूर हो जाएंगे बाबू तो उस केस में क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज। और क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले रेयर मीडियम था, अब सॉरी डेंसर था, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि लाइट क्या करेगा? फास्टली मूव करेगा। रेयर मीडियम में लाइट क्या होता है? फास्ट मूव करता है। और डेंसर मीडियम में लाइट, रे ऑफ लाइट स्लो मूव करता है। तो रेयर मीडियम में क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगा। और क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है। तो पहला टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर का रीजन क्या मतलब बाबू? कि वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे? मोशन ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। अगर पार्टिकल का मोशन ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो पार्टिकल्स डेंसर से क्या हो जाएंगे? रेयर में हो जाएंगे। और उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा और क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। थर्ड केस होता है वेवलेंथ। तो चलिए सिर्फ वेवलेंथ के बारे में जान लीजिए। वेवलेंथ को लेमडा से इंक्रीज कराते हैं। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा बाबू तो देखो वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। अब थर्ड में वेवलेंथ था, फोर्थ में कलर आ गया बाबू। कलर क्या होता है? तो कलर जस्ट लाइक क्या होता है? वेवलेंथ ही होता है, जिसको हम VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनका जो होता है लिम्डा वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीज करता है। सबसे कम वायलेट का होता है, सबसे ज्यादा रेड का होता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को लिम्डा से डिनोट किया जाता है बाबू। तो देखो वायलेट को वायलेट भी होता है बाबू। अगर इसका लेमडा कितना होता है? 400 नैनोमीटर। तो देखो नैनोमीटर है तो हम क्या बोले कि वेवलेंथ डिक्रीज तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज, सॉरी वेवलेंथ इंक्रीज तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। तो यहाँ वेवलेंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है तो क्रिटिकल एंगल
डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या कर रहा है? लेस है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो क्रिटिकल एंगल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा। अब रेड का क्या होता है बाबू? रेड का और इसका 800, और कभी भी वेवलेंथ को नैनोमीटर में ले लीजिएगा। किसमें लीजिएगा? नैनोमीटर में। तो लेमडा इंक्रीज, क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिक्रीज। चलिए ये आपका ये हो गया बाबू। अब आइए, ये तो फैक्टर बता दिए किस पे डिपेंड करता है। अब बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये न्यू